प्रकाश में मैं ज्योत्सना सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। जो दर्शक आज हमारे साथ नए जुड़े हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़ी हुई वो तमाम जानकारी जो आप जानना चाहते हैं। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे हमारा कोई भी वीडियो यहाँ अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं चक्रवर्ती सिन्हा एजुकेशन एंड सोशल फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर आनंद सिन्हा से। आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। डॉक्टर सिन्हा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपने दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर सिन्हा रायबरेली से आए हैं और पहले भी हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हो चुके हैं और बड़े बेबाकी से उन्होंने स्पष्ट तरीके से हमारे सवालों के जवाब दिए थे और आज हम उम्मीद करते हैं कि आज भी हमें उनसे ऐसे ही जवाब मिलेंगे। मेरा पहला प्रश्न डॉक्टर साहब आपसे यही है कि 4 वर्ष पूर्व आईडीसी गठित हुई, प्रपोजल मांगे गए थे एएचपी चिकित्सकों से, तो उस समय पे आप क्योंकि सेहत से जुड़े हुए हैं, उसके नेशनल सदस्य भी हैं, तो आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि उस समय सेहत ने कोई प्रपोजल नहीं सौंपा था और अब हमें जानकारी मिल रही है कि अभी उन्होंने हाल ही में अपना एक प्रपोजल सौंपा है। तो ऐसे में क्योंकि आप सेहत के नेशनल सदस्य हैं, तो सेहत की क्या भूमिका देखते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल सही आपका कहना है कि 4 वर्ष पहले भारत सरकार ने सार्वजनिक तरीके से सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से एक प्रपोजल मांगा था। सरकार ने चाहा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को रिकग्नाइज किया जाए, लेकिन प्रपोजल लोगों ने सबमिट किया, सेहत ने अपना प्रपोजल नहीं सबमिट किया। इसका कारण ये है कि सेहत को भारत सरकार ने पहले ही एक सम्मान का दर्जा दिया था। अभी 13 फरवरी 2018 को 13 फरवरी 2019 को सेहत को भारत सरकार ने एक लेटर ज्ञापित किया था। उस लेटर में उसने बिल्कुल साफ कह दिया कि सेहत को पूरे भारत में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के विकास के लिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के एजुकेशन के लिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस करने के लिए, पूरे भारत में काम करने के लिए उसने आदेशित कर रखा है। लेकिन अगर सरकार के नॉलेज में ये बात है तो ये बात डीएचआर की भी नॉलेज में होना चाहिए कि अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का कोई गाइड करने वाला, उसका कोई संरक्षण देने वाला, कोई किसी के अंडर में इलेक्ट्रोहोम्योपैथ काम करना है, स्पेशली उससे डिमांड करना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ। यद्यपि हम लोग प्रपोजल देना भी नहीं चाहे, क्योंकि 18 नवंबर 98 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक आदेश जारी किया जिसमें उसने साफ तौर पर यह कहा है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाया जाए। तो हम ये चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाया जाए, ये अपने नाम के पहले डॉक्टर लिख सकते हैं, ये डिप्लोमा इशू कर सकते हैं, इनके जो भी कॉलेजेस चल रहे हैं उनका मानक तय करके उनका एक्ट बनाया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दिया है तो मुझे लगता है हमारे पूरे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो समस्या थी लेजिस्लेशन होने का, वो खत्म हो गया। लेकिन सरकार आज भी वो लड़ाई कर रही है, आज भी वो नहीं चाह रही, आज भी उसकी मंशा कमेटी पे कमेटी बनाना है। तो सेहत को ये चीज पसंद नहीं आई। सेहत नहीं चाहती थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो एक रूल्स रेगुलेशन बनाया जाए, ना कि फिर से कमेटी बना करके हम लोगों से पूछताछ या कोई प्रपोजल दिया जाए। तो अभी जैसे कि आपने बताया कि सेहत नहीं चाहता था और अब हाल ही में तो उन्होंने प्रपोजल सौंपा है। यस। तो अब विचार कैसे बदल गया? हाँ, इसलिए कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के बहुत सारे मिनिस्टर हैं जिनके परिवार के लोग हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से ट्रीटमेंट करा रहे हैं। उन लोगों ने सेहत पर लगातार दबाव बनाया कि आपके सारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के जो कॉलेजेस चला रहे हैं उन लोगों ने प्रपोजल सबमिट किया है, लेकिन आपने प्रपोजल नहीं सबमिट किया। ऐसा क्यों? तो मुझे लगा कि यह सार्वजनिक तौर पर यह कहा गया है, तो अगर डीएचआर मुझसे अपील करता है, मुझसे प्रार्थना करता है, रिक्वेस्ट लेटर भेजता है और मुझसे कहेगा कि आप अपना प्रपोजल सबमिट करिए, तो हम अपना प्रपोजल सबमिट करेंगे। और साथ में ये भी है कि जो हमारे और प्रपोजलिस्ट हैं उनसे हमारा प्रपोजल बिल्कुल डिफर है, इसलिए हमारे प्रपोजल में रियल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बात किया गया और वहां इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बात किया गया। उन लोगों इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इलेक्ट्रोपैथी दोनों की बात वो करते हैं, हमारे यहाँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बात किया जा रहा है। डॉक्टर काउंसिजन मैटी ने जिस सिस्टम को इजाद किया है उसके अनुरूप जो काम करना है हम उस पर काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे प्रपोजल में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बात कही गई है और इसलिए मेरा प्रपोजल अलग से गया है, अलग से मुझसे डिमांड किया गया है। और डीएचआर के कहने पर अगर भारत सरकार ने सेहत से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रपोजल को जमा करने की बात कही है तो हमने उसको स्वीकार किया और जमा कर दिया।
तो सबसे पहले तो हम आपको फिर बधाई भी देना चाहेंगे जी, कि बिल्कुल। डीएचआर के कहने पर, उनके आग्रह पर आपकी टीम ने मिलकर प्रपोजल सौंपा। मेरा अगला प्रश्न सेहत से ही जुड़ा हुआ है। आप, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सेहत के आप नेशनल सदस्य हैं राइट। और नेशनल एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो सेहत के मैनेजमेंट में चलाई जा रही है, उसके भी आप सदस्य हैं। जी, तो उसमें देखा जाए तो वो क्या क्या कार्य कर रही है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के विकास के लिए? इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के विकास के लिए सेहत लगातार काम कर रही है। सेहत जगह जगह पर पैरालिसिस के सेंटर, न्यूरो के सेंटर, कैंसर के सेंटर, ये सब पूरे भारत में डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट में लगातार दे रही है। यही कारण है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को अगर हमें डेवलप करना है, इसके एजुकेशन सेंटर भी बनाना है। हमारा सिलेबस अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोहोम्योपैथी तैयार हो रहा है। अभी हमारी गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग भी हो चुकी है, जिसमें उन्होंने लगातार अपनी ये मंशा जाहिर किया है कि जो आपका करिकुलम है, जो आपने सिलेबस बना रखा है, उस सिलेबस के अंतर्गत आपके कॉलेज जो रन कर रहे हैं, हमें उसकी एक लिस्ट भी चाहिए। हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए लगातार, हमारी सेहत काम कर रही है और उसका सिर्फ अभी एक जीता जागता उदाहरण है कि अभी आपने बरेली में देखा एक स्पेशल टाइप का न्यूरो केयर सेंटर खुला हुआ है, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए एक मील का पत्थर है और वहाँ की पब्लिक लगातार सेवा ले रही है और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से लोगों को फायदा हो रहा है। तो आपने कुछ कुछ कार्य बताए, जैसे कि हम देख पाते हैं कि देश भर में इतने सारे जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के संस्थान हैं वो भी जी, कार्य कर रहे हैं, जी। कई तरह के एसोसिएशन भी चल रही हैं। जी। तो किस तरह से आप अलग पाते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो सेहत के मैनेजमेंट में चल रही है और अन्य जो एसोसिएशन चल रही हैं देश भर में? जी हाँ, सेहत के मैनेजमेंट में जो हमारे एसोसिएशन चल रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि प्योर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर्स हैं। वो डॉक्टर्स पूरी तरह से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, इसके डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं। लगातार वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से जुड़े हुए बहुत सारे लिटरेचर भी अवेलेबल कर रहे हैं। सरकार को ऑनेस्टी के साथ वो अपनी बात बता रहे हैं। लगातार टेलीफोनिक बात भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव से हमारे डॉक्टर प्रभात जी की बात हो रही है। वो लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे हर चीज से वो संतुष्ट हो रहे हैं। हमारे एसोसिएशन का व्यक्ति कहीं कोई बिना सेहत की अनुमति कोई ना मीटिंग करता है, ना कोई प्रेस वार्ता करता है, वो सब अनुशासन में रहते हैं। लेकिन अन्यत्र जगह आप देखेंगे ये अनुशासन नहीं है। आज वो किसी दूसरे एसोसिएशन में है, आप 10 दिन बाद आप देखेंगे वो किसी दूसरे एसोसिएशन में काम कर रहे हैं। लेकिन सेहत में एक बार जो जुड़ा हुआ है वो अनवरत यहाँ काम कर रहा है और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के विकास के लिए काम कर रहा है। तो ये तो आपने बताया कि जो सेहत है बहुत ही तन्मयता से काम कर रहा है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के विकास के लिए। मेरा अगला प्रश्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहे एक लेटर को लेकर है। जी। हमने जानकारी मिली हमें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा लेटर सर्कुलेट हुआ जिसमें ये बात कही गई थी कि आयुष मंत्रालय के अंतर्गत कोई जांच समिति गठित की गई है और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जो संस्थान हैं और जो चिकित्सक हैं उनकी जांच की जाएगी। हालांकि उसके बाद हमारे स्टूडियो में डॉक्टर प्रभात आए और उन्होंने इस पर बताया कि उन्होंने डीएचआर के साथ जो भी उनकी वार्ता हुई और पत्राचार के माध्यम से जो उन्होंने बताया कि वो क्लियर हुआ। जी जी। मेरा प्रश्न इसमें यही है कि इस प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम आपको बता दें, यदि आप किसी को हीरा गिफ्ट में देंगे तो उसको पैक करके नहीं देंगे, आप सीधा से उसके सामने हीरा खुला हुआ देंगे ताकि लोग समझे कि आपने हीरा दिया। यहाँ सेहत काम हीरे की तरह कर रहा है। वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को बरगलाने का काम नहीं करता है। अभी तक लोग बरगला रहे थे, लोग गलत मैसेज दे रहे थे, गलत निगेटिव न्यूज को भी पॉजिटिव बनाने का पूरा दिमाग लगा रहे थे। अभी आपने ये जो लेटर के बारे में आपको जानकारी हुई है, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियां हैं। आज 150 वर्ष से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अपने विकास की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे ही हमारे तमाम सारे लोग रहे जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ है भी नहीं। किसी ने बीएचएमएस किया, किसी ने यूनानी का डिग्री ले लिया, किसी ने बी फार्मा कर लिया, किसी ने एलोपैथ का काम कर लिया, एमबीबीएस कर लिया। वो सारे लोग लगे हैं। उनको क्यों चिंता होगी? वो क्यों चाहेंगे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को रिकॉग्नाइज हो? लेकिन उनका व्यवसाय चल रहा है, लोगों के साथ लगातार वो एजुकेशन दे भी रहे हैं। ना उनका कोई बेटा इलेक्ट्रोहोम्योपैथ है, ना उनका कोई भाई इलेक्ट्रोहोम्योपैथ है, ना उनके परिवार में कोई इलेक्ट्रोहोम्योपैथ है। इसका मतलब उनको कॉन्फिडेंस है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में इनकी लाइफ नहीं हो सकती है। वो सिर्फ उनके जीविकोपार्जन का एक सहारा बन गया है और वो सहारा अब धीरे धीरे छूट रहा है।
उनको ये लगने लगा कि आने वाले भविष्य में ये एजुकेशन का सेंटर ऐसे चलने वाला नहीं है, क्योंकि सेहत जैसे व्यवस्था अगर सरकार ने मजबूत कर दिया तो आने वाले समय में सेहत चाहेगा कि जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के कोर्सेज चले वो सिस्टमैटिक वे में चले, उनमें इंटर्नशिप हो, उसमें सेमिनार हो, वेबिनार हो, तमाम सारी ऐसी चीजें हो जो हमारे मेडिकल में विंग और जगह पर हो रहा है। तो उन लोगों ने एक प्रोपेगेंडा बना दिया उनके खिलाफ। एक जो मुझे जानकारी हुई विश्वस्त सूत्रों से, ये मुझे पता चला, कलकत्ता के तमाम सारे डॉक्टरों ने ये बताया कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जो भी जांच हुआ है वो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उन पर एक जांच के लिए लोगों ने एक कंप्लेंट दे रखा था विभाग में, तो उसके तहत ये हुआ था। लेकिन उसको सजाने के लिए वही काम किया जैसे मैंने आपको बताया, हीरा होता तो ओपन होता, वो हीरा था नहीं तो उसको अबरी पन्नी लगा के सजाने का काम किया है। और अगर होती कोई जांच, इट वाज वेरी नाइस थिंग, वो हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए एक अच्छी पहल होती, हम लोग उसका स्वागत करते, नोटिफिकेशन होता, कहीं ना कहीं उसके लिए हर विद्यालय में सरकार एक नोटिस जारी करती। लेकिन जब डीएचआर से डॉक्टर प्रभास सिन्हा ने बात किया, उन्होंने पूछा, तो डीएचआर ने इस बात को बताया कि मेरे यहाँ से आयुष विभाग से या भारत सरकार के किसी भी मेडिकल विभाग से ऐसा कोई लेटर जारी नहीं हुआ है जिसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के कॉलेज या उनके एजुकेशन संबंधी कोई जांच किया जाए। तो ये बात हम लोगों को बताना पड़ा, अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सकों के लिए हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा कि ये जो भी है वो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो अभी आपने जैसे बता रहे थे कि जो अन्य अन्य चिकित्सा पद्धतियों के जो डॉक्टर्स हैं या चिकित्सक हैं वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कि प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हो जाता है जो इस तरह के लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में आते हैं, तो उसके विकास में या उसकी मान्यता को लेकर देरी में कहीं ना कहीं ये बाधक नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बाधक हैं, वो बाधक बन रहे हैं, वो बाधक लगातार बनने के लिए वो तमाम सारे प्लानिंग भी करते हैं। उन्होंने प्रपोजल जमा तो किया लेकिन सरकार लगातार उससे असंतुष्ट है, सेटिस्फाइड हो ही नहीं पा रही है, वो कहीं ना वो डेफिनेशन दे पाते हैं। अभी इंटर डिपार्टमेंट कमेटी ने जो पहली मीटिंग किया है उसमें लगातार वो प्रश्न करते रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो किसी भी एंगल से सेटिस्फाइड हो सके। लेकिन अभी देखिए, अभी हमारे सेहत ने प्रपोजल जमा किया, भारत सरकार के यहाँ से लेटर आया, प्रपोजल सबमिट करने के लिए सरकार ने लेटर दिया, आगे प्रपोजल देने के लिए सरकार ने फिर लेटर दिया। इसका मतलब ये है अगर आप सही काम करेंगे तो आपके लिए, आपकी मदद के लिए, आपके लेजिस्लेशन के लिए सरकार आपके साथ खड़ी मौजूद है और वो मेरी लगातार मदद कर रही है। और सरकार लगातार मेरी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ पर किसी तरह से कोई अड़चन ना आए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सकों को कोई परेशान ना करे, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के एजुकेशन में कोई बाधा ना आए, इसके लिए वो तत्पर है। कहीं पर सरकार से मुझे कोई पीड़ा नहीं है और न सुप्रीम कोर्ट से कोई पीड़ा है, इसीलिए आज 150 वर्षों से इलेक्ट्रोहोम्योपैथ पब्लिक के बीच में काम कर रही है। तो ये तो एक तरीके से प्रश्न चिन्ह भी है उन लोगों के लिए जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा के क्षेत्र में आ तो रहे हैं, पर क्या वो रियल ईएचपी पर काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ से एक अपील भी मैं करना चाहूँगी हेल्थी राष्ट्र के माध्यम से, क्योंकि हेल्थी राष्ट्र इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को ले समर्पित है, उसके लिए हम तमाम जो जानकारी हम देते रहते हैं कि जितने भी जो रियल ईएच चिकित्सक हैं वो एक छत के नीचे आएँ और अपने साथ जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के विकास के लिए कार्य करें। मेरा अगला प्रश्न डॉक्टर साहब आपसे यह है कि क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जो हमारे देश में 5 लाख से अधिक ईएच चिकित्सक बताए जाते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने 5 लाख इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सकों से ये अपील करते हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं और उनके लिए एक सहारा का खंभा भी देना चाहते हैं। अगर उनके प्रैक्टिस में, उनके एजुकेशन में, उनके सम्मान में यदि कोई अड़चन आ रही है या इस तरह के कोई किसी तरह से, एक तरह से आप कहिए प्रोपेगेंडा फैलाया जाए, गलत न्यूज़ दिया जाए, तो मैं यही कह सकता हूं कि इस जानकारी के लिए सेहत ही पर्याप्त है। वो एक जानकारी यहां से ले सकते हैं और सेहत उनको प्रॉपर जानकारी देती रहेगी। तो यानी जो दर्शक, यानी जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, तो अगर वो सेहत से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और सेहत से जुड़कर रियल ईएचपी पर कार्य कर सकते हैं। डॉक्टर आनंद, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपने बड़े बेबाकी से हमेशा की तरह से आप जवाब देते हैं, वैसे ही जवाब दिए। हम आशा करते हैं कि आप आगे भी हमारे स्टूडियो में आते रहेंगे। आज आपने वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थे रायबरेली के अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर आनंद सिन्हा, जो हमें बता रहे थे कि रियल एचपी पर काम करने वाले डॉक्टर जब एकजुट होंगे तभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता का रास्ता साफ होगा। हम आगे भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे कोई भी वीडियो अपलोड होगा उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। अब मैं आपसे लूंगी इजाजत, नमस्कार।